हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। आज ज्ञानवापी मस्जिद का जो पूरा इशू चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई थी और जिसमें अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ने आमसार एक्ट के तहत जो खुदाई की, जिससे वहाँ पे शिवलिंग पाया गया इस मस्जिद के अंदर। तो उसके बारे में हम आज पूरी बात को समझेंगे, इस पूरे इशू को, ये आखिर क्या इशू है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो है ये इशू क्या है और किस तरह से, और इसमें मुगल्स का क्या रोल है। और ख़ास तौर पे इसमें मुगल्स की बात करें तो मुगल्स में ये खास तौर पे बात की जाएगी यहाँ पे औरंगज़ेब की, उसकी क्या बात है और कहाँ से ये सारे तथ्य निकल के सामने आए, जिससे हमें ये पता चला कि आगे इसमें किस किस का हाथ था और किस तरह से यहाँ पे एक मंदिर था जिसे टेम्पल को डिमोलिश करके वहाँ पे एक मॉस्क बनाया गया। और इस बात में कितनी सच्चाई है और सुप्रीम कोर्ट इसे जानने के लिए आखिर किन किन पहलुओं को ध्यान में रख रही है। और साथ ही साथ जो वर्शिप्स की बात करें तो ये वर्शिप्स की बात है। तो वर्शिप में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो इसमें आखिर क्या चीज़ें अभी हैं जो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस एक्ट के बारे में, आखिर क्या ये एक्ट है। और साथ ही साथ जो इसमें खुदाई हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि कहाँ पे मंदिर के कुछ अवशेष हैं, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो जैसे इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शाखा इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, जो कि सारा एग्जीक्यूशन यानी कि सारा खुदाई का काम कर रही है। और तो इसने ये जो खुदाई कर रही है एमसार एक्ट के तहत कर रही है। आखिर ये एमसार एक्ट है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका ये पूरा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इस एक्ट के अंदर कौन कौन से नियम कानून आते हैं वो समझेंगे। और तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो दो एक्ट की बात हो जाएगी, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो जाएगी, एक आमसार एक्ट की बात हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें अब चूंकि माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स और हिंदू दोनों इन्वॉल्व हैं, तो ये क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी है हमारे देश में, तो मुस्लिम्स पे जो फंडामेंटल राइट के तहत जो इन्हें बेसिक राइट आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिससे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी तैयारी अच्छी हो। इसमें आर्टिकल 29, 30 और 350B की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी दिलचस्प वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस इशू से रिलेटेड। और इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही मिलती हैं। और साथ ही साथ अगर बेल आइकन को हिट नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके यूपीएससी और सीजीएल, एसएससी सीजीएल का जो कोर्स चल रहा है अभी हाल ही में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया था, तो उसके बारे में समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे जो और पॉपुलर वीडियो हैं जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे उनको देखिएगा। और जो भी आपकी राय हमारे चैनल के बारे में वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड की शुरुआत करते हैं कि आखिर पूरा मैटर है क्या। तो एक हम लोग सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ज्ञानवापी मास्क के बारे में। तो ज्ञानवापी मास्क यही है, ज्ञानवापी मास्क। ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये इधर का जो सेक्शन है ये ज्ञानवापी मास्क के अंतर्गत आता है। और बाकी इधर का जो एरिया है ये विश्वनाथ मंदिर है। तो आखिर क्या है, आखिर क्या मैटर है इसमें, आखिर किस तरह से यहाँ पे चीज़ें वो हम लोग समझते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था 1669 में। ये जो बना था वो 1669 में बना था। उस समय के मुगल रूलर औरंगजेब ने बनवाया था इसे। और इसे ऐसा माना जाता है, पहले के समय में ऐसा लोगों का बिलीफ है कि उस समय एक वहाँ पे विश्वेश्वर टेम्पल हुआ करता था। तो विश्वेश्वर टेम्पल को गिरा के वहाँ पे जो है, विश्वेश्वर टेम्पल बेसिकली ये शिव जी का टेम्पल था। तो इसे गिरा के और इसको डिमोलिश किया गया। सबसे पहले इसको गिराया गया, उसके बाद मुगल एम्परर औरंगजेब ने यहाँ पे मास्क बनाया जिसका नाम ज्ञानवापी रखा, क्योंकि ज्ञानवापी मास्क जो कहा गया, क्योंकि ज्ञानवापी वाराणसी में एक जगह है, वहाँ ज्ञानवापी मैदागिन के पास पड़ता है। मैदागिन एक प्लेस है, तो वहाँ मैदागिन में ज्ञानवापी पड़ता है, वहीं पे ये मॉस्क है, यही मस्जिद उपस्थित है। अब देखिए, अब ये इसके बारे में पता कैसे चला। तो साकिब खान की एक बुक थी जिसका नाम था यासिर आलमगिरी। एक इनकी बुक थी, और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि औरंगजेब ने 1669 में डिमोलिश किया था। और 1669 में डिमोलिश किया था वहाँ के जो विश्वेश्वर टेम्पल था उसको। और ये इन्होंने इसको डिमोलिश करने के लिए जो ऑर्डर, इसका डिमोलिश करने वाला कौन था, बेसिकली वहाँ का, ये वाराणसी का गवर्नर उस समय में था अबुल हसन गवर्नर था। और अबुल हसन ने ही ये इस मंदिर को गिरा के वहाँ पे मस्जिद की स्थापना की थी, औरंगजेब के ऑर्डर से।
अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, अब आगे का हम लोग लेके चलते हैं। देखिए कोर्ट केस की बात करते हैं, तो कोर्ट केस में जो कि एक 1991 से चल रहा है, जिसमें पिटिशनर ने क्लेम किया था, ये 1991 से ही केस से चल रहा है। तो इसमें पिटिशनर ने क्लेम किया था कि औरंगजेब ने लॉर्ड विश्वेश्वर के टेम्पल को गिराया, और गिरा के और वहाँ पे एक मस्जिद को मतलब बनाया। तो जो पिटिशनर थे, यानी कि जो लोग पिटिशन दाखिल किए थे, उनका ये कहना है कि वो लैंड जो है, इसको मस्जिद को, मंदिर को वापस कर देना चाहिए, वापस जो ज्ञानवापी मॉस्क का जो ये जहाँ पे मस्जिद बना हुआ है वहाँ पे मंदिर को बनाना चाहिए, वो लैंड उनको वापस कर देना चाहिए। तो ये पिटिशनर का दावा था। अब देखिए 18 अगस्त 2021 को क्या हुआ कि सेम कोर्ट में वाराणसी, चूंकि देखिए वाराणसी का मैटर है तो वाराणसी में सारा चीज़ें चल रही हैं, तो सेम कोर्ट वाराणसी में 18 अगस्त 19 को पाँच वुमेन थी, 5 औरतों ने एक पिटिशन डाला, उन्होंने भी एक पिटिशन अलग से फाइल किया, जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि वो पूजा करना चाहती हैं, मदर मेकअप गौरी टेम्पल वहाँ पे है, तो उसकी पूजा करना चाहती हैं, और जो कि इसी जो कि विश्वेश्वर टेम्पल था उसी जगह पे था, तो विश्वेश्वर टेम्पल में पूजा करना चाहती हैं उसमें, और जिसे एक्सेप्ट करके कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक कमीशन को, जो कि जिसके प्रेजेंट स्टेटस में गौरी टेम्पल, तो जिससे कि वो कोर्ट ने क्या किया, देखिए जैसे क्या हुआ कि किसी ने पिटिशन दाखिल कर दिया और कोर्ट के पास ये बात गया, तो कोर्ट आखिर कैसे जानकारी इकट्ठा करेगी, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट का काम होता है, कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है कि आखिर जो पिटिशन जिसने दाखिल किया है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो उसके लिए वो पहले क्या करती है, जो इस तरह के मुद्दे होते हैं जिनसे कि एक बड़ी जनता इन्वॉल्व हो, जिसमें एक बड़ा लेवल पॉपुलेशन, एक पूरी कैटेगरी या पूरे एक रिलीजन इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए क्या करती है, पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है ये एक कमेटी बना के, ये 3-4 लोगों की कमेटी बना देती है उसके हिसाब से, और उसी हिसाब से पूरी जांच पड़ताल कराती है, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को वापस सौंपती है, जिससे कि कोर्ट को पता चल पाए कि आखिर बात में कितनी सच्चाई है, और कोर्ट उसके हिसाब से आगे की जो प्रोसीडिंग है वो दे सके, या आगे उसको किस तरह से आगे लेके बढ़ाना है उस हिसाब से चल सके। तो ये पूरी बात है। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने पूछा कि वो एक कि सर्वे रिपोर्ट दी जाए कोर्ट को, वीडियोग्राफिंग करके, जो आइडल ऑफ गौरी, यानी कि गौरी की जो मूर्ति हैं वो, जो और ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की, उसके बारे में, जो कि जिसकी वजह से सारा ये हल्ला शुरू हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी एक राइज किया गया कि यहाँ पे मुस्लिम, खासतौर पे मुस्लिम लोगों ने ये क्वेश्चन कोर्ट से पूछा कि क्यों इम्पार्शियलिटी की जा रही, क्यों उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है कोर्ट में, जो कोर्ट के कमिश्नर है, जो कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया है मुस्लिम के तरफ के लिए, इस सर्वे के लिए, उसके लिए क्यों इम्पार्शियलिटी की जा रही है। तो ये मुस्लिम साइड का कहना। देखिए जब ऐसा होता है कि दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं, तो एक मान लीजिए कि कोई पार्टी ए है और एक पार्टी कोई बी है, तो निश्चित है कि अगर आप ए पार्टी की तरफ फैसला जा रहा है तो बी पार्टी को लगेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, या बी पार्टी की तरफ अगर फैसला जाएगा तो ए पार्टी को लगेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अगर दोनों पार्टी आमने सामने है तो दोनों पार्टियों को जीत चाहिए, कोई हारना नहीं चाहता। तो ये सारी बातें हैं। तो खैर हम लोग इम्पार्शियल रहते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग का काम है इस पूरे इशू को समझना, जिससे कि हम लोग अपने एग्जाम में भी अच्छे नंबर पा सकें और साथ ही साथ एक बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सकें। अब यहाँ पे न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए न्यूज़ क्या है, तो देखिए जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग पाया गया है वो यही शिवलिंग है, जो आपको ये दिख रहा होगा, यही शिवलिंग है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी अलाउ किया है नमाज को, क्योंकि देखिए क्या था कि ज्ञानवापी का पूरा मैटर चल रहा था, तो उसमें नमाज भी कुछ दिन तक बाधित था। तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नमाज को कंटिन्यू किया जा सकता है ज्ञानवापी मस्जिद के अंतर्गत। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस साइट पे, क्योंकि देखिए खुदाई हुआ है अभी हाल ही में, तो खुदाई में क्या हुआ है, शिवलिंग पाया गया है। तो शिवलिंग जहाँ पाया गया है उस साइट के आसपास, जैसे ये शिवलिंग, यही शिवलिंग पाया गया है, तो इस साइट के आसपास ये शिवलिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद के अंदर पाया गया है। ये शिवलिंग ये मस्जिद के अंदर आ गया, जिससे कि ये फैसला ज़्यादा हिंदुओं के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक मतलब जो इन्होंने दावे किए थे, जो दावा हुआ था कि विश्वेश्वर टेम्पल को गिराया गया है वहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं विश्वेश्वर टेम्पल के एक अवशेष कह सकते हैं इसको, तो ये पाया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जब तक मैटर चल रहा है तब तक जो है नमाज वहाँ पे चल सकता है, और साथ ही साथ जो शिवलिंग मिला है उस एरिया को सील कर दिया गया है, ये उस एरिया में कोई नहीं जा सकता। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और कही गई है कि केस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए सीनियर सिविल जज से जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पे आर्ग्यू किया गया है कि जो इशू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीजन हैंड की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीजन हैंड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को
अच्छे ढंग से समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जो उस फील्ड के ज्ञान जिसको ज़्यादा है उसको उसके हाथ में केस सौंप देना ज़्यादा ठीक है। तो इसीलिए सीनियर जो सिविल जज हैं उनसे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज को ये केस सौंप दिया गया, जिससे कि इसमें पूरी तरह से इम्पार्शियल निर्णय लिया जा सके। तो अब इसमें देखिए, तो अगली जो इसमें मुख्य बात है यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है यहाँ पे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में वो ये इसके प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो इसको वो वहाँ पे लागू नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है वो आप लोग जब समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मैटर यहाँ पे किस तरह से कोर्ट ने क्यों ऐसा सजेशन दिया है। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। देखिए ये अपने आप में ही इसमें इस वीडियो में 2-3 टॉपिक कवर हो गए हैं, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा स्पेशल। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब होता है कि पूजा करने का जो स्थान होता है उससे रिलेटेड जो भी स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। ये 1991 में बनाया गया था, इसलिए 1991 इसको दे दिया गया। तो इसमें क्या चीज़ दिया गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें ये बताता है कि मेंटेन करने की बात की गई है रिलीजियस कैरेक्टर को। रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है? रिलीजियस कैरेक्टर होता है कि जो धर्म की प्रकृति होती है, धर्म का जो एक तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए मुस्लिमों का तरीका अलग है, हिंदू का तरीका अलग है, तो उसी को रिलीजियस कैरेक्टर कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेन करना होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप के तहत, मतलब जिस स्थान पे भी जिस पूजा की जा रही है, जैसे जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करें वहाँ पे जब मंदिरों की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो, तो वहाँ पे रिलीजियस कैरेक्टर को पूरी तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंतर्गत मेंटेन करके रखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और कही गई कि ये 1997 से चला आ रहा है, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और हाँ, लेकिन मतलब 1997 से लेके अभी तक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 से, यानी जब से देश आज़ाद हुआ हमारा, तब से जो भी रिलीजियस कैरेक्टर जिस तरह से पूजा होती है, जहाँ पे मंदिर थे, जहाँ मस्जिद थे, उसको उस तरह से मेंटेन करके रखना होगा। सिर्फ कुछ केसेस को छोड़कर, जिसमें केसेस में इन्वॉल्व है आपकी राम जन्मभूमि का जो केस है, ये इसमें इन्वॉल्व है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है, जो कि अभी हाल ऑलरेडी अभी कोर्ट में है, तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो मैटर है उसमें ये अयोध्या विवाद था, जिसपे की वर्डिक्ट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों को दी है, और साथ ही साथ हिंदुओं को भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में हिंदुओं को वहाँ पे अयोध्या टेम्पल बनाने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि वहाँ पे श्री राम जी के वहाँ पे कई चीज़ें पाई गई थी। तो वहाँ पे उस चीज़ को देखते हुए वहाँ पूरे सबूत पाए गए थे, तो उस सबूत को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे इसको परमिशन दे दी है। लेकिन यही कहा गया यहाँ पे, लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर में सब चीज़ों को लेकर रखना पड़ेगा 1947 से मेंटेन करके हैं जो चीज़ें, एक्सेप्ट यहाँ पे जो राम जन्मभूमि वाला केस है उसको छोड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ इसमें जो फैसला गया है वो पक्ष में गया है श्री राम चंद जी के, वहाँ काफ़ी सबूत मिले हैं, तो उस चीज़ को लेते हुए, तो इसलिए एक पहली बात ये हो गई है। दूसरी बात है, यानी कि मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप में रिलीजियस कैरेक्टर सभी जगहों के मेंटेन होंगे 1947 से, सिर्फ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के जो केस था उसको छोड़ के। अब क्या है, इसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है वो बैन कर देता है, यानी रोक देता है कि कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जो पूजा का स्थान है उसको चेंज करना, उसको कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लीजिए अभी अगर होगा ऐसा कुछ, मान लीजिए तो ज्ञानवापी मस्जिद में अगर सब कुछ मान लीजिए जिस तरह चल रहा है उस तरह चलता रहा और आगे भी और अवशेष मिलते रहे, तो निश्चित सीधी सी बात है कि अगर मंदिर मिला तो यहाँ पे मंदिर में बन सकता है, मंदिर का चांस सबसे ज़्यादा है। तो एक तरह से क्या होगा कि ये पूरी तरह से मस्जिद से मंदिर में कन्वर्ट हो, मंदिर से मस्जिद में कन्वर्ट, मस्जिद से मंदिर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्जन हो गया, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कन्वर्जन कहलाएगा। तो सेक्शन 3 जो होता है उसका एक्ट बैन करता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे एक बात और किया गया कि मैंने सेक्शन या तो उस प्लेस का भले वो एक छोटा सा खंड भी होता है जो उस प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसको भी अलग नहीं किया जा सकता, जो खासतौर पर डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन में हो, यानी कि जैसे कि हिंदू और मुस्लिम की बात हो गई तो दो अलग अलग धर्मों की बात है, या बौद्ध धर्म की बात हो गई, सिख धर्म की बात हो गई, तो अलग अलग धर्मों की बात हो गई, तो उसके बारे में बात किया गया है। और साथ ही साथ जो डिफरेंट सेगमेंट है रिलीजियस डिनोमिनेशन को, उसको लेके बात कोर्ट ने ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप में सेक्शन 3 में कहा गया है कि कन्वर्ट, एक तरह से इसमें सीधी तौर पे ये कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मंदिर है तो मस्जिद नहीं हो सकता, मस्जिद है तो मंदिर नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं कि मंदिर है तो वहाँ बौद्ध लोग पूजा करेंगे गौतम बुद्ध की, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। अब सेक्शन 4 का क्लॉज 2 ये क्या कहता है कि जितने भी सूट्स, यानी जो भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अपील्स की गई है, और बाकी की जो प्रोसीडिंग्स हैं जो कि चल रही हैं अभी कन्वर्ट करने का इस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप को, वो पेंडिंग है। 15 अगस्त 1947 से वो खत्म हो जाएगी।
जब ये एक्ट शुरू होगा और कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग उसके बाद फाइल नहीं की जाएगी। तो सेक्शन 4 क्लॉज 2 कहता है कि जो भी सूट्स अपील बाकी प्रोसीडिंग जो चल रही हैं जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एक्ट को कन्वर्ट कर सकती हैं वो चेंज होंगी और उसकी जगह पे कोई भी नया फ्रेश कोई भी फ्रेश वहाँ पे मतलब कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग आगे कोई भी याचिका उस पर कोई दायर नहीं कर सकता। अब यहाँ बात करते हैं एक चीज़ और की, जो लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पे चल रही है वो इनिशिएट की जा सकती है अगर चेंज ऑफ स्टेटस टुक प्लेस अगर चेंज ऑफ स्टेटस दिख रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट, यानी इस एक्ट के बनने के बाद कोई भी लीगल प्रोसीडिंग वो इनिशिएटेड की जा सकती है अगर लग रहा है कि वहाँ पे वो चेंज ऑफ स्टेटस दिख रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेटस दिख रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके। ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से विश्वेश्वर टेम्पल के अवशेष मिल रहे हैं या विश्वेश्वर टेम्पल की शिवलिंग को पाया गया, तो उन चीज़ों को देखते हुए कि यहाँ पे एक लीगल प्रोसीडिंग दाखिल की जा सकती है, इनिशिएट की जाती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के तहत। अब इसमें एक बात और कहा गया, इसमें इम्पोज किया है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को स्टेट पे, यानी ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करके रखे हर रिलीजियस कैरेक्टर, हर जो भी पूजा का स्थान है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसके पूरी तरीके से उसके रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करके रखे, ये जिम्मेदारी स्टेट की है। अब देखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव ऑब्लिगेशन क्या है, जो विधान पालिका की जो जिम्मेदारी है वहाँ पे ये है कि जो स्टेट के पार्ट में विधान पालिका की जिम्मेदारी को प्रिजर्व करे और प्रोटेक्ट करे, यानी बचा के रखे और उसकी सुरक्षा करे, सभी के फेथ की, सभी के विश्वास की, इक्वली सेकुलर फीचर को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारा बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि केशवानंद भारती केस 1973 में दिया गया था उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव ऑब्लिगेशन दिया गया है स्टेट को कि वो प्रिजर्व करे और प्रोटेक्ट करे जो लोगों की फेथ होते हैं उनको, और जिससे सिक्योर कर सके वो बेसिक कैरेक्टर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मेंटेन करके रख सकता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 1991 के तहत दिया गया है। तो आखिर अब देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो है। अब इसमें स्पेशल प्रोविजन रखा गया तो कुछ इसमें नए चेंजेस भी किए गए हैं, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। पर हम लोग एक चीज़ और ध्यान देते हैं, एक चीज़ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जिस तरह से बहुत देखिए कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहा गया है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। इस बात को ध्यान में रखा गया है जिससे कि बैलेंस मेंटेन रहे, जिससे कि एक स्ट्रक्चरल बैलेंस बना रहे। तो उसी के तहत यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं। एग्जाम्पशन क्या है? एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट। तो कुछ छूट दिए गए हैं इसमें। अब छूट क्या है? देखिए पहला क्या है कि जो डिस्प्यूटेड साइड है अयोध्या की, उसको इस एक्ट से बाहर रखा गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये पहला छूट है। दूसरा, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप होता है जो कि एंशिएंट यानी पुराना और जिसका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि कवर किया जाता है, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958। देखिए मैंने आपको बताया था ना आमसार, तो आमसार के बारे में भी खैर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आमसार क्या है? आमसार है एंशिएंट, आमसार ए से एंशिएंट, एम से मॉन्यूमेंट, एस से मॉन्यूमेंट, एस से मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंड एस यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और आर से है रिमेन्स। तो ये आमसार है। तो आमसार का मतलब एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में। तो उसके तहत देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप या कोई भी एंशिएंट साइट या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ये जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कि कवर किया जा रहा है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 1958 के द्वारा कवर किया जाएगा। मतलब कोई भी अगर पुरानी धरोहर है या कोई भी प्राचीन मॉन्यूमेंट है तो वो उसका जिम्मेदारी उसके रख रखाव और साइट को पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही देखने में सारी चीज़ें उसके रिलेटेड की जाएंगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के तहत। अब देखिए तीसरा क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है वो सेटल किया जाएगा पार्टीज़ के द्वारा, या कन्वर्जन ऑफ किसी भी प्लेस का कन्वर्ट करने का वो होगा आपसी सहमति के द्वारा। इससे पहले भी पहले की कमेंट वहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्ट है, एक्ट के नियम उसमें लागू हों, तो अगर कोई पार्टी चाहे वहाँ किसी प्लेस को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो चाहे तो सेटलमेंट कर सकती है। तो ये एग्जाम्पशन ही छूट दिया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट से हट के। अगर वो चाहे तो वो अपने आपस में सहमति से सेटलमेंट हो कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ज्ञानवापी में और विश्वेश्वर टेम्पल को लेके अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों में आपस में अगर सेटलमेंट हो जाए बाहरी, तो इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये मैटर है। ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीसरा एग्जाम्पशन यही है इसका। पेनाल्टी की बात करते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, जब तक पेनाल्टी नहीं होगी तब तक आगे कैसे
इसको सख्ती से लागू किया जा सकता है किसी भी एक्ट को। तो इस एक्ट के सेक्शन 6 में दिया गया इस सारे सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक नोट बना लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में उस चीज़ को अच्छी तरीके से मेंशन कर पाएँ, जिससे कि आपको नंबर गेन कर पाएँ आप। तो यहाँ पेनाल्टी है कि यहाँ पे एक्ट सेक्शन 6 के अंतर्गत यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया है कि पनिशमेंट देने का यानी सजा देने का मैक्सिमम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन की भी सजा दे सकती है अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ कोई काम करता है या उसके अंदर काम नहीं करता। तो सेक्शन 6 में पनिशमेंट का जिक्र है, तो 3 साल की सजा है और साथ ही साथ फाइन है। तो ये इसका टोटल पनिशमेंट है, 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। तो ये सारी चीज़ें, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आमसार एक्ट। तो आमसार एक्ट में 1958, मैंने आपको पहले बताया आमसार का पूरा नाम एशियन मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट। तो ये आमसार है एक्ट 1958। तो ये आमसार एक्ट है। तो इसमें क्या है देखिए, अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि ये एक्ट जो होता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर फंक्शन करती है। तो ये बात हो गई। अब देखिए ये प्रोवाइड करता है प्रिजर्वेशन करने का, यानी कि रख रखाव करने का, कोई भी एंशियंट यानी पुरानी या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हों यानी कि धरोहरें हों उनको, और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और उनके जो भी अवशेष पाए गए हों जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, उनको प्रिजर्व करके रखता है, उनको प्रोटेक्ट करके करने की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है। अब ये साथ ही साथ क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है इस एक्ट के अंतर्गत। ये एक्ट उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो सारे काम कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये प्रोवाइड करता है रेगुलेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन, जो कि आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन खुदाई होती है उसकी रेगुलेशन को से रिलेटेड, उसकी जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि खुदाई हो रही है तो कहीं पे तो इस एक्ट के तहत उसे मंजूरी मिल जाएगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो खोज कर सकती है। तो ये एक्ट ही है जब सुप्रीम कोर्ट भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पावर देती है, तो ये आमसार एक्ट 1958 के तहत ही देती है। तो ये सारी चीज़ें तो ये प्रोवाइड करती है रेगुलेशन का कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल खुदाई या करने से रिलेटेड, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन का जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके स्कल्पचर हुई चाहे कार्विंग हुई और इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं पुराने समय के, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी पूरी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। और ये एक्ट साथ ही साथ प्रोहिबिट करता है, ये मना करता है कंस्ट्रक्शन करने का प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब जो भी एरिया है जिस एरिया में चीज़ें प्राप्त की गई हैं उस एरिया के 100 मीटर के अंतर्गत जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उनके अंदर 100 मीटर के अंतर्गत आप कोई भी किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। तो इस तरह की चीज़ों का एक्ट यही एक्ट पावर देता है कि कोई भी प्रोहिबिटेड एरिया उसको कह दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई साइट या कोई कुछ भी ऐसे पुराने अवशेष हड़प्पा सभ्यता के मान लीजिए कुछ अवशेष मिले, तो अब यहाँ से क्या ये 100 मीटर का रेडियस पकड़ लेंगे और 100 मीटर के रेडियस में कोई भी चारों ओर कोई भी नया काम नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सील हो जाता है पूरी तरह से एरिया। अब यहाँ और क्या चीज़ें, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो नहीं परमिटेड है, जिसके लिए परमिशन नहीं दी गई है इस तरह के प्रोहिबिटेड एरिया में, भले ही वो पब्लिक पर्पस के लिए हो, हालांकि कुछ सर्टेन कंडीशन है जिसके अंतर्गत ये दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर की बात हो या कुछ, जैसे कि अभी मान लीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर विश्वेश्वर टेम्पल के अवशेष मिले, तो अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ पे पता लगाने के लिए कि कौन कैसे किस तरह से चीज़ें वहाँ ऑपरेट हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें वहाँ आगे बढ़ रही हैं, तो उनको जानने के लिए वहाँ पे सर्टेन कंडीशंस के अंतर्गत उसको रख के वहाँ पे मंदिर बनाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसीलिए उसको सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत डाल दिया है। अब एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड हो सकता है 100 मीटर के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश दे तो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे तो 100 मीटर, जो मैंने आपको बताया कि अभी अगर कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसके चारों ओर 100 मीटर का रेडियस बना के होता है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये रेडियस इंक्रीज भी हो सकता है। अब देखिए आइकॉनिक मॉन्यूमेंट जो भी होते हैं, जैसे कि आइकॉनिक यानी कि जो कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ताजमहल हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई, ग्रेट स्तूप हो गया सांची का जो एमपी में है, और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। ये सारी जो चीज़ें हैं, और साथ ही इसके साथ बाकी की जो अलग मॉन्यूमेंट्स हैं, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट हैं, जो इनको रखा गया है, इन सारी चीज़ों को एंशियंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स उनके अंतर्गत रखा गया है। तो इसको ये जो है ये और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करेंगे अंडर आमसार एक्ट के अंतर्गत, इनको प्रोटेक्शन इनको मिलेगी। तो जितने भी आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है जैसे ताजमहल, अजंता केव, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, और साथ ही साथ जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, तो ये सारे बाकी के सारे जो डेजिग्नेट किए गए हैं इनको एंशियंट मॉन्यूमेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस के तहत और इनको प्रोटेक्ट किया गया आमसार एक्ट के अंतर्गत।
तो ये सारी चीज़ थी। अगर उम्मीद करता हूँ हम सारे टाइप को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट बताइए, पूछेगा, हम बताएंगे आपको। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हमने पीछे चर्चा की थी। बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, बेसिक प्रोविज़न कहा जाता है, बेसिक प्रोविज़न भी कहा जाता है इसको। तो ये सारी चीज़ें अब इसको जब समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का होता क्या है। देखिए आया कहाँ से, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है लैंडमार्क जजमेंट, जो केशवानंद भारती का केस हुआ था, उसके तहत ये आया है। तो अब इसमें क्या है सर, इसमें हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला क्या है, पहला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम होगा, यानी जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कानून के तहत लिए जाएंगे। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो भी राज होगा वो सिर्फ कानून का होगा, कानून के हिसाब से ही चला जाएगा, कोई भी चीज़ें कानून से बाहर नहीं होंगी। तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको पूरी तरीके से पूरी तरीके से आज़ादी मिलेगी कि वो अपने काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से कर सकें। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद और क्या है, और है कि जो सेकुलर फैब्रिक कंट्री का जो सेकुलर फीचर होता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि सेकुलर नेचर बना रहे, सर्वधर्म संभाव की स्थिति बनी रहे। और साथ ही साथ जो डॉक्ट्रिन है एक सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव की बात हो गई, जुडिशरी की बात हो गई, और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो ये इनमें जो है आपस में सेपरेशन, इनको जो भी पावर दिए गए हैं अलग अलग, वही सेपरेशन ऑफ पावर है। तो उनके भी नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ जो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये जो स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया, जो कि 1976 में दिया गया था, तो इन्हें भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। अब और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी वो भी चीज़ें वैसे ही चलेंगी, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आएंगी। और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है फ्री और फेयर इलेक्शन, ये भी रहेगा। और साथ ही साथ वेलफेयर स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बना रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये केशवानंद भारती केस में वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इस चीज़ को दिया गया था। और इस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की हमारी एक सीरीज़ चल रही है, उसमें आप इससे रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमने इस पर वीडियो बनाई थी, तो आप इसको चाहें तो उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के प्लेलिस्ट में हमारे जाएंगे आप, तो वहाँ पे आप बेसिक ये केशवानंद भारती केस को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो आर्टिकल्स में इसमें हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है अब माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड। तो माइनॉरिटीज से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और साथ ही साथ 350B, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें आर्टिकल 39 की बात करते हैं पहले। तो देखिए ये प्रोवाइड करता है, ये देता है, क्या देता है, किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, इसमें सब लोग आ जाएंगे, माइनॉरिटी भी आ जाएगी, मेजॉरिटी भी आ जाएगी। तो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया वो किस देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो इंडिया के किसी पार्ट में रह सकते हैं। और उनके भले ही लैंग्वेज अलग हो, स्क्रिप्ट अलग हो, लिखने का तरीका अलग हो, कल्चर अलग हो, कल्चर उनका खुद का हो, तो उसके हिसाब से वो पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं। और उनके पास ये अधिकार भी है कि वो चाहे तो उसको कंजर्व करके रख सकते, उसको बचा भी सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन देता है, ये जो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन देता है दोनों रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर जो भी माइनॉरिटी हैं उनको भी, और साथ ही धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटी हैं उनको भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है। अब यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो स्कोप होता है इस आर्टिकल का जो स्कोप होता है, स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल, वो जरूरी नहीं हो कि रिस्ट्रिक्ट हो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही रिस्ट्रिक्ट हो, जरूरी नहीं है। जैसा कि वर्ड यहाँ पे दिया गया है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स की बात की तो उसमें जो आर्टिकल को इंक्लूड किया गया है उसके साथ माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी को भी लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आर्टिकल है 29, ये भले ही माइनॉरिटी के बारे में हो, लेकिन इसका जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी तक ही सीमित नहीं है। साथ ही साथ इसमें वर्ड किया गया एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आर्टिकल जो है माइनॉरिटी से मेजॉरिटी पे भी लागू होगा, क्योंकि इसमें बेसिकली लैंग्वेज के स्क्रिप्ट के कल्चर के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। तो ये इसके लिए ये जाहिर सी बात है, अगर हम माइनॉरिटी से रिलेटेड भी कोई चीज़ें बना रहे हैं तो उसको मेजॉरिटी के लिए छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये है कि माइनॉरिटी को उसके लिए उसको ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, लेकिन मेजॉरिटी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस मैटर से रिलेटेड। लेकिन जो आर्टिकल 30 उसमें क्या कहता है, उसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात है।
सारे माइनॉरिटी के पास वो राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकें वो और एडमिनिस्टर यानी कि उसको चला सकें अपने एजुकेशनल खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। जैसे मान लीजिए मदरसा जैसे देखें आप चलता है, बौद्धों का स्कूल चलता है, तो ठीक उस तरह से अपने अगर वो चाहें तो वो माइनॉरिटी अगर चाहें तो वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके उनके उनकी चॉइस का उनके उनके धर्म के मुताबिक उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है कि जो प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर आर्टिकल 30 के अंतर्गत वो कन्फाइंड है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की तरह, माइनॉरिटी के लिए। और यहाँ माइनॉरिटी की बात जब की जाएगी तो वो जो धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है और जो भाषा के आधार पर जिनकी संख्या जो कि ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो कि ज़्यादा लोग नहीं बोलते उनको रखा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है और आर्टिकल 30 और ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना जो है धार्मिक इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही दिया गया है। जबकि आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ इंडिया की बात की गई है कि वो कंजर्व कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात है। और इसमें खास तौर पे आर्टिकल 30 का आप देखें तो स्पेशलिटी इसकी क्या है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, यानी स्कूल्स कॉलेजेस की बात करते हैं। तो जैसे तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप उम्मीद करता हूँ आपको अंदर समझ में आ गया होगा आर्टिकल 29-30 में। अब आर्टिकल है 350B। 350B क्या कहता है? आर्टिकल 350B कहता है कि ये आर्टिकल 30 इंसर्ट किया डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इसको डाला गया है। और ये प्रोवाइड करता है एक स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि भाषा के आधार पर जिनकी संख्या कम है उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। उसको अपॉइंट करने का काम इंडिया के प्रेसिडेंट का होगा। और साथ ही साथ ये आर्टिकल 350 क्या कहता है कि ये ड्यूटी होगी उस स्पेशल ऑफिसर की कि वह इन्वेस्टिगेट करे जो भी मैटर्स होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड, यानी भाषा के, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें जो भी बात की गई है आर्टिकल 350 जो ध्यान देता है वो सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करता है, न कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषा के आधार पर जो भी माइनॉरिटी हैं अल्पसंख्यक हैं उनकी बातें कर रहा है। तो ये ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत स्पेशल ऑफिसर प्रेसिडेंट की नियुक्त करेगा स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। और ये ड्यूटी होगी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, कोई भी मैटर उठता है तो इन्वेस्टिगेट करे जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ये 350B ये पावर देता है। तो इसमें 3 आर्टिकल मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 29 है, दूसरा 30 है, तीसरा 350B है। ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है इसमें। हालांकि अभी ये चल रहा है, इसमें बहुत से आगे डेवलपमेंट्स होंगे आने वाले समय में, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए पहला क्या है कि जुडिशरी शुड लीड बाय एग्जांपल, मतलब जुडिशरी को, जो न्यायपालिका उसको इस तरह से काम करना चाहिए कि वो इस तरह से लीड करे कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे पब्लिक के लिए। तो वो एक उदाहरण के तौर पे चीज़ों को दे जिससे कि जनता को भी समझने में आसानी हो और उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा प्रभावशाली भी हों। तो ये पहली बात हो गई। आगे क्या किया जाए इसमें, एक वे फॉरवर्ड में सिर्फ हम लोग आगे वो बताते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। आगे ज़रूरी नहीं है कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा आगे पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है फ्यूचर के लिए और जनरेशन के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको कहा गया कि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इसी सुप्रीम कोर्ट की ही कस्टडी में रहता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करता है। तो ये उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है क्योंकि वो चेक कि सुप्रीम कोर्ट चेक करे कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में कोई भी ओवर रीच होता है यानी कोई भी गलत चीज़ होती है तो उसको चेक करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो जुडिशरी है वो इस तरह से लीड करनी चाहिए कि वो मेंटेन कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी नैतिकता होती है उसको मेंटेन करके रखे। और इसके लिए क्या करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, इसके लिए उसे प्रोएक्टिवली यानी कि पहले से एक्टिव होके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके तहत काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो लॉ ऑफ द लैंड को मेंटेन करके रखे, जैसे कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रख सके। अब तीसरी बात क्या है इसमें कि जो रिपीटेड इंटरवेंशन किया गया, यानी कि जो रिपीटेड इसमें लगातार जो इसमें दखलंदाजी की जा रही है किसी भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में के फंक्शन में, अगर देखा जाए जैसे कि एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर में अगर कोई दबाव बनाया जा रहा है या एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी पे दबाव बना रही है, तो ये एक तरह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में एक इंटरफेरेंस किया जा रहा है। तो उसको रोके, उसको कम किया जा सके और जिससे ये ऐसा अगर हो रहा है जिससे कि जो लोगों का फेथ है, उनकी इंटेग्रिटी, वो इससे काफ़ी हद तक
मतलब उसको समझौता किया जा रहा है उसमें, तो उस चीज़ का ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ बहुत इसमें ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, यानी बहुत ज़्यादा पावर किसी भी और गवर्नमेंट के किसी भी एक ऑर्गन पे ज़्यादा पावर उसको देना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ये जो चेक एंड बैलेंस का जो पावर होता है वो एक तरह से खत्म हो जाता है, जो कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में जो चेक एंड बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के पावर को देखते हैं कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अगर बराबर इंटरफेरेंस होता रहेगा तो इस तरह से लोगों के प्रति इसका विश्वास कम होगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना पड़ेगा। और क्या आगे है, देखिए ये इसमें ये हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हम कि इंश्योर हो सके कि जो वैल्यू एजुकेशन होता है, जो कि हमारे यंगर जनरेशन, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके और अप्रिशिएट भी कर सके, उसकी तारीफ भी कर सके, सिर्फ और सिर्फ अपने ही जिस वो धर्म में पैदा हुए हैं सिर्फ उसी के नहीं, बल्कि बाकी धर्मों के लोगों की भी समान रूप से इज्जत कर सकें और उनकी भी भावनाओं को समझ सकें। तो इसका ध्यान देना पड़ेगा हमें। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ की और ज़रूरत है कि आइडेंटिफाई कर सके जो कि कॉमन फ्रेमवर्क या शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, जो कि अलाउ करते हैं अलग अलग ग्रुप के लोगों को कि वो एक साथ रह सकें, तो इन्हें भी आइडेंटिफाई करके और उसके प्रति एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग भी इन बात को अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ एक हाई पिच्ड इवेंट जो कि सिर्फ डेली लाइफ और बिजनेस को ही इंटरप्ट ना करे, बल्कि जो कि कम्युनल हार्मोनी को भी किसी रीजन में अगर इसको खतरे में डालती है तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और फ्यूचर में जिस तरह से अलग अलग कम्युनिटी के बीच में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये सेटल किया जाना चाहिए। जो कोर्ट का जो इंटरवेंशन, कोर्ट की जो दखलंदाजी होती है जो कम्युनिटी, वो सेटल करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक नए इरा ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के फील्ड में जो आगे बढ़ रहा है वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सके किसी भी रीजन में, और जिसकी आशा भी आगे की जा सकती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा, इसमें देखिए हम आपको बताते हैं कि इसमें हम लोगों ने ये देखा कि तो देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने वे फॉरवर्ड में क्या देखा। वे फॉरवर्ड में सबसे पहली चीज़ देखी जो मैंने आपको एक शब्द लाइन में बता दे रहा हूँ कि जुडिशरी जो है वो एक इस तरह से लीड करनी चाहिए कि वो एक एग्जांपल सेट करे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टडी उसी के अंडर में है, तो इसका पूरी तरह से जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करे उसको देखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और जुडिशरी को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी ध्यान में रखे और साथ ही साथ जो लॉ होता है उसको भी मेंटेन करके रखे। और साथ ही साथ जो कोर्ट के अलग अलग ऑर्गन है उसमें जो लगातार जो दखलंदाजी की जाती है, इंटरवेंशन हो रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहे हैं, उनको भी ध्यान करके रखे, जिससे कि लोगों का जो फेथ है वो ना उठे लीडरशिप से। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ पावर्स और किसी भी एक ऑर्गन जो गवर्नमेंट का होता है उसमें नहीं हो सके, जिससे कि चेक और बैलेंस की चीज़ें अंडरमाइन हो। तो इसका भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ और है कि और साथ ही साथ ये हमें इंश्योर करना होगा कि अपने एजुकेशन को में इस तरह से वैल्यूज़ को डाला जाए जिससे कि यंगर जनरेशन अंडरस्टैंड करे और साथ ही अप्रिशिएट भी करे अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों को भी। और यहाँ पे एक चीज़ की और ज़रूरत है कि कॉमन फ्रेमवर्क सेट किया जाए जिससे कि अलग अलग लोग, डाइवर्स ग्रुप के लोग आपस में रह सकें और एक साथ सर्वधर्म समभाव वाली स्थिति पैदा हो। साथ ही साथ एक हाई जो इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं जिस तरह की जो हम लोग के सिर्फ डेली लाइफ नहीं बल्कि हम लोग के कामकाज को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ जो हमारी आपस में आपसी एकता है उसको भी प्रभावित करते हैं, तो इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की कम्युनिटी जो सेटल की जाएगी, इस तरह की कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, उनको कोर्ट के इंटरवेंशन से सेटल किया जा सके, जिससे कि एक नया इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जो एरा चल रहा है, एक जो युग चल रहा है वो आगे बढ़ सके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, और यही हम देखना चाहते हैं और इसी की हम लोग उम्मीद करते हैं। तो ये सारे 6 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। अगर आप चाहें तो 6 पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये सारा मैटर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैटर अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमें आप कमेंट सेक्शन में, अगर कोई टॉपिक आपको स्पेशल नहीं चाहिए तो हम आपको उसको कमेंट सेक्शन में ही लिख के आपको हम बता देंगे कि उसका क्या उसका मतलब क्या है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि हमारे जो बाकी के प्लेलिस्ट चल रहे हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि हमने अच्छे अच्छे जजमेंट्स को बताया है, तो उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों आ रहा है, तो उसका भी ध्यान में रखना होगा। यूपीएससी आपका 5 जनवरी को है और यूपीपीसीएस आपका यूपीएससी आपका 5 जून को है और यूपीपीसीएस आपका 12 जून को है, तो उसको भी आपको डेट याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।